हेलो गाइस, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम एमपीपीएससी के असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली दुनिया में आकार के मामले में किस स्थान पर है? तो यहाँ इसके आकार के बारे में पूछा गया है, तो ये तृतीय स्थान पर आता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली अमेरिका, चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी प्रणाली है। तो पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चीन है और तीसरे पे भारत की है। AISHE की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1100 से अधिक विश्वविद्यालय और 45,000 से अधिक कॉलेज हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में उच्च शिक्षा का नियामक रेगुलेटरी शिखर निकाय कौन सा है? तो ये जो है ये यूजीसी है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना 1956 में एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी, जो मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये दर्जा दिया जाता है यूजीसी की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यूजीसी अधिनियम की धारा 3 के तहत सेक्शन 3 के तहत उच्च प्रदर्शन करने वाले संस्थानों को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है, जिससे उन्हें स्वायत्तता मिलती है। नेक्स्ट है, केंद्रीय विश्वविद्यालय का विजिटर कौन होता है? तो जो विजिटर होता है वो होता है भारत के राष्ट्रपति। केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के विजिटर होते हैं। उच्च शिक्षा के त्रिस्तरीय ढांचे में कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पे त्रिस्तरीय ढांचे में उच्च शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा जो है ये नहीं है। बाकी अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी ये उच्च शिक्षा में आते हैं। बाकी प्राथमिक शिक्षा उच्च शिक्षा में नहीं आएगा। उच्च शिक्षा केवल 12वीं कक्षा के बाद की शिक्षा को संदर्भित करती है, जिसमें यूजी, पीजी और शोध शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य कॉलेजों को संबद्धता देना और परीक्षा आयोजित करना है। भारत में अधिकांश राज्य विश्वविद्यालय इसी श्रेणी के हैं, जो अपने अधिकार क्षेत्र के कॉलेजों के लिए पाठ्यक्रम और परीक्षा तय करते हैं। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग का प्रमुख कौन होता है? तो शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च विभाग का प्रमुख जो होता है वो सेक्रेटरी होते हैं। प्रशासनिक रूप से डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का नेतृत्व IAS स्तर के सचिव द्वारा किया जाता है। इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर का उदाहरण कौन सा है? IUC जो है इसका उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन बी इनफिलिबेंट नेट है। यूजीसी के अंतर विश्वविद्यालय केंद्र जैसे इनफिलिबनेट और CEC सभी विश्वविद्यालयों को सामान्य सुविधाएं और संसाधन प्रदान करते हैं। ऑटोनोमस कॉलेज को कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है? तो ये स्वयं की डिग्री प्रदान करना, ये ऑटोनोमस कॉलेज नहीं कर सकते। बाकी क्या उनके है? अपना पाठ्यक्रम बनाना, अपनी परीक्षा प्रणाली बनाना और मूल्यांकन के तरीके तय करना, ये ऑटोनोमस कॉलेज में इसकी स्वतंत्रता है। बाकी स्वयं की डिग्री प्रदान करना इसके नहीं आएगा। ऑटोनोमस कॉलेज पाठ्यक्रम और परीक्षा तो खुद संभालते, लेकिन डिग्री अभी भी मूल विश्वविद्यालय एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी के नाम से दी जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों को किस रूप में पुनर्गठित किया जाएगा? तो राइट ऑप्शन है बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय के रूप में, MERU, मेरू। NEP 2020 का लक्ष्य उच्च शिक्षा को मल्टीडिसिप्लिनरी बनाना है। औपचारिक शिक्षा और फॉर्मल एजुकेशन की मुख्य विशेषता क्या है? तो फॉर्मल एजुकेशन की जो विशेषता है वो है यह संस्थानों में एक संरचित और समयबद्ध पाठ्यक्रम के तहत होती है। नियमित कॉलेज जाना, निश्चित सिलेबस पूरा करना और डिग्री प्राप्त करना औपचारिक मोड का हिस्सा है। भारत में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा, ओपन एंड डिस्टेंस
लर्निंग ODL का सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो ये है यूजीसी का दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो DEB। पूर्व में यह कार्य DEC डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल द्वारा किया जाता था। अब यूजीसी DEB दूरस्थ शिक्षा के मानकों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, इग्नू की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना एक संसदीय अधिनियम के तहत दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। नेक्स्ट है, ऑनलाइन मोड की शिक्षा में तुल्यकालिक लर्निंग क्या है? सिंक्रोनस लर्निंग क्या है? तो यह है लाइव इंटरेक्शन। शिक्षक और छात्र का वास्तविक समय रियल टाइम में लाइव इंटरेक्शन। जूम या गूगल मीट पर लाइव क्लासेस लेना सिंक्रोनस लर्निंग का उदाहरण है। नेक्स्ट है, मूक का पूर्ण रूप क्या है? तो मैसी ओपन ऑनलाइन कोर्सेस इसका फुल फॉर्म है। मूक मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम है जो असीमित भागीदारी की अनुमति देते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग का क्या अर्थ है? तो ब्लेंडेड लर्निंग का अर्थ है पारंपरिक कक्षा शिक्षण और ऑनलाइन शिक्षण का मिश्रण। इसमें छात्र आंशिक रूप से भौतिक कक्षा में और आंशिक रूप से डिजिटल सामग्री के माध्यम से सीखते हैं। तो ये ब्लेंडेड लर्निंग है कि पार्शियली तो वो भौतिक कक्षा में है और पार्शियली वो डिजिटल सामग्री के माध्यम से सीख रहे हैं। नेक्स्ट है, गैर औपचारिक शिक्षा नॉन फॉर्मल एजुकेशन का उदाहरण है प्रमाण पत्र के लिए किया गया कोई अल्पकालिक व्यावसायिक कौशल कोर्स। यह संरचित तो होती है लेकिन औपचारिक डिग्री सिस्टम से थोड़ी लचीली होती है। नेक्स्ट है, अनौपचारिक शिक्षा इनफॉर्मल एजुकेशन किसे कहते हैं? जो अनुभवों से सीखी जाती है। तो जीवन के अनुभवों और दैनिक गतिविधियों से स्वतः सीखी गई शिक्षा इनफॉर्मल एजुकेशन होता है। इसके लिए किसी संस्थान या शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती, यह जीवन भर चलती रहती है। नेक्स्ट है, करस्पॉन्डेंस एजुकेशन पत्राचार शिक्षा और मुक्त शिक्षा ओपन एजुकेशन में क्या अंतर है? तो ये मुक्त शिक्षा में प्रवेश और पाठ्यक्रम में अधिक लचीलापन होता है। मुक्त शिक्षा जैसे इग्नू में उम्र या स्थान की बाध्यता कम होती है। स्वयं पोर्टल का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य डिजिटल डिवाइस को बांटना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना है। स्वयं भारत सरकार का स्वदेशी IT प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन कोर्स होस्ट करता है। तो स्वयं एक ऑनलाइन होस्ट करने वाला कोर्स है के लिए एक प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का पहला मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यह है मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी फर्स्ट है ये। MPBOU की स्थापना 1991 में दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। नेक्स्ट है, क्रेडिट आधारित चॉइस सिस्टम CBCS का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है छात्रों को अपनी पसंद के अनुसार विषयों को चुनने की अनुमति देना। क्रेडिट आधारित चॉइस सिस्टम। UGC CBCS छात्रों को अंतः विषय शिक्षा प्राप्त करने में मदद करता है, मतलब विषयों को चुनने की अनुमति दी जाती है इसमें। नेक्स्ट है, तकनीकी शिक्षा के लिए नियामक निकाय कौन सा है? तो यह है AICTE। ऑप्शन बी। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन इंजीनियरिंग प्रबंध और अन्य तकनीकी क्षेत्रों का नियमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC के तहत क्रेडिट की अधिकतम वैधता क्या है? तो ये 7 वर्ष है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार छात्र द्वारा अर्जित क्रेडिट 7 वर्ष तक मान्य रहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। डुअल डिग्री प्रोग्राम का क्या मतलब है? तो ये एक ही समय में 2 डिग्री।
मतलब एक ही समय एक ही डिग्री को 2 बार करना नहीं है, एक ही समय में 2 अलग-अलग डिग्री हासिल करना है इसका मतलब। एक ही समय में 2 डिग्री। यूजीसी ने अब छात्रों को एक साथ 2 पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रम एक भौतिक और एक ऑनलाइन मोड में करने की अनुमति दी है। हाँ, ऑप्शन ए जो है राइट है, बी रॉन्ग था। भारतीय उच्च शिक्षा में निजी विश्वविद्यालयों का नियमन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है संबंधित राज्य सरकार और यूजीसी। तो निजी विश्वविद्यालय राज्य अधिनियम के तहत स्थापित होते हैं, लेकिन उन्हें यूजीसी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेशन 2003 का पालन करना अनिवार्य होता है। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस आईओई योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका मतलब है चुनिंदा संस्थानों को विश्व स्तरीय रैंकिंग में लाने के लिए सशक्त बनाना है। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का उद्देश्य है चुनिंदा संस्थानों को विश्व स्तरीय रैंकिंग में लाने के लिए सशक्त बनाना है। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस योजना के तहत 10 सरकारी और 10 निजी संस्थानों को अधिक स्वायत्तता और सरकारी संस्थानों को 1000 करोड़ तक का फंड दिया जाता है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा अब किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऑप्शन बी पीएम ऊषा USHA। पीएम ऊषा प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान का उद्देश्य राज्य स्तर के विश्वविद्यालयों कॉलेजों में समानता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है मेटा यूनिवर्सिटी की अवधारणा क्या है? तो जो मेटा यूनिवर्सिटी है एक ऐसी व्यवस्था जहां छात्र एक साथ कई संस्थानों के संसाधनों पाठ्यक्रमों का उपयोग कर सके, है ना। तो यहाँ पे एक साथ कई संसाधन और पाठ्यक्रम का उपयोग कर सके, वो मेटा यूनिवर्सिटी की अवधारणा है, कंसेप्ट ये है इसका। यह तकनीकी आधारित नेटवर्क है जो विभिन्न विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया का सहयोग है ना। तो यहाँ पे ये साझा कर रहे हैं, साझा संसाधनों वाली व्यवस्था है ये। नेक्स्ट उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो GER की गणना किस आयु वर्ग के लिए की जाती है? तो ये 18 से 23 वर्ष तक के लिए गणना की जाती है, ऑप्शन बी। AISHE रिपोर्ट के अनुसार 18 से 23 वर्ष की जनसंख्या के सापेक्ष उच्च शिक्षा में नामांकित छात्रों का प्रतिशत GER कहलाता है। एसिंक्रोनस ऑनलाइन लर्निंग का क्या अर्थ है? तो यहाँ है रिकॉर्डेड जो वीडियो है और सामग्री, रिकॉर्डेड वीडियो सामग्री से छात्र अपनी सुविधा अनुसार कभी भी देख सकते हैं। तो एसिंक्रोनस ऑनलाइन लर्निंग है। इसमें वास्तविक समय में बातचीत की आवश्यकता नहीं होती, छात्र पोर्टल पर उपलब्ध सामग्री से कभी भी पढ़ सकते हैं। विद्यांजलि पोर्टल का उच्च शिक्षा में क्या उपयोग है? तो इसका जो उपयोग है वो स्वयं जो समुदाय और स्वयं सेवकों को अपनी विशेषज्ञता साझा करने के लिए संसाधनों से जोड़ना है। तो ऑप्शन बी है, यह शिक्षा मंत्रालय की पहल है जो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देती है। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी NAD का संचालन किसके माध्यम से किया जाता है? तो ये इसका डिजी लॉकर के माध्यम से किया जाता है। NAD छात्रों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, डिग्री और मार्कशीट का एक डिजिटल स्टोर हाउस है, मतलब डिजी लॉकर के माध्यम से। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सुविधा का लाभ क्या है? तो ये जो ऑप्शन है, छात्र अपनी पढ़ाई के बीच में छोड़कर सर्टिफिकेट डिप्लोमा लेकर जा सकता है और बाद में वही से दोबारा शुरू कर सकता है। तो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का कंसेप्ट यही है कि वो बीच में कभी भी छोड़ सकता है अपनी पढ़ाई और उस जितनी पढ़ाई की उसका सर्टिफिकेट या डिप्लोमा ले सकता है, बाद में फिर से शुरू कर सकता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत छात्र 1 साल बाद सर्टिफिकेट, 2 साल बाद डिप्लोमा और 3 से 4 साल बाद डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। वर्चुअल लैब्स प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है एक्सपेरिमेंट के लिए रिमोट एक्सेस और डिजिटल सिमुलेशन प्रदान करना, है ना। तो ये वर्चुअल लैब्स है कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रिमोट एक्सेस और डिजिटल सिमुलेशन।
यह उन छात्रों के लिए उपयोगी जिनके पास भौतिक प्रयोगशाला की सुविधाएं नहीं है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग MPPURC का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो है भोपाल में। MPPURC मध्य प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक मानकों और शुल्कों की निगरानी करता है। नेक्स्ट है राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय RGPV किस प्रकार का संस्थान है? तो ये राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय है। यह मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा के नियमन के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग का वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? तो ये जो है संस्थानों की गुणवत्ता, पहुंच और शासन में सुधार। नेक्स्ट MPHEQIP विश्व बैंक द्वारा समर्थित परियोजना है जो सरकारी कॉलेजों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करती है। मध्य प्रदेश में पंडित SN शुक्ला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है जिसे हाल ही में विश्वविद्यालय बनाया गया? तो ये शहडोल में है। मध्य प्रदेश में वर्चुअल क्लासरूम योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई है? तो यह है दूरस्थ क्षेत्रों के कॉलेजों में विषय विशेषज्ञों द्वारा ऑनलाइन लेक्चर पहुंचाने के लिए, है ना। तो इसलिए ये वर्चुअल क्लासरूम की योजना करी गई है ताकि विशेषज्ञों की ऑनलाइन क्लासेस हो सके। उच्च शिक्षा में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS में कोर कोर्स क्या होता है? तो ये कोर कोर्स मतलब होता है जो वह विषय जिसे अनिवार्य रूप से पढ़ना होता है, अनिवार्य विषय है ये। नेक्स्ट है स्वयं नेप्टेल मुख्य रूप से किस विषय की शिक्षा के लिए जाना जाता है? तो ये इंजीनियरिंग और विज्ञान के लिए, साइंस के लिए होता है। नेप्टेल IIT और IISc का संयुक्त प्रयास है। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है शिक्षकों की भूमिका, योग्यता और विकास के मानकों को निर्धारित करना। नेक्स्ट है हाई एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी HEFA का कार्य क्या है? इसका कार्य है प्रमुख शिक्षण संस्थानों में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए ऋण प्रदान करना। तो ये फाइनेंसिंग एजेंसी है तो उससे ये है कि ये लोन प्रदान कर रही है। किस चीज के लिए? शिक्षण संस्थानों को, इंस्टीट्यूशन को बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए लोन प्रदान करना है। HEFA केंद्र सरकार और केनरा बैंक का एक संयुक्त उद्यम है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए ये लोन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा में वोकेशनल एजुकेशन का मुख्य जोर किस पर होता है? तो ये है स्किल और एम्प्लॉयबिलिटी पे, व्यवहारिक कौशल और रोजगार क्षमता पे होता है। परख क्या है? तो ये एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र जो मानक और मूल्यांकन गाइडलाइन तय करेगा। परख जो है वो एक राष्ट्रीय इवैल्यूएशन सेंटर है जो स्टैंडर्ड और जो इवैल्यूएशन की गाइडलाइन है वो तय करता है। नेक्स्ट है ज्ञानवाणी क्या है? तो ज्ञानवाणी एक शैक्षिक FM रेडियो नेटवर्क है, एजुकेशनल FM रेडियो है ज्ञानवाणी, जो एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी देगा। इसे इग्नू और प्रसार भारती द्वारा संचालित किया जाता है। प्रोजेक्ट ई शोध सिंधु किससे संबंधित है? तो ये ऑनलाइन पत्रिकाओं, जर्नल्स और ई पुस्तकों तक पहुंच करना प्रदान करता है। यह शोधकर्ताओं को डिजिटल शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराता है। ट्विनिंग प्रोग्राम का क्या अर्थ है? तो ये भारतीय संस्थान और एक विदेशी संस्थान के बीच संयुक्त शैक्षणिक कार्यक्रम है ना। तो एक भारतीय इंस्टीट्यूशन है और एक फॉरेन के इंस्टीट्यूशन, इनके बीच में एक संयुक्त कार्यक्रम है। उच्च शिक्षा की अनौपचारिक विधा इनफॉर्मल मोड की सीमा क्या है? तो इसमें क्या है, इसमें कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। अनौपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभव से आती है, इसलिए इसमें औपचारिक डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और अगर इसके आप नोट्स बाय करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे मैसेज करके 8839360283 पर आप मैसेज करके मुझसे
असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए जो नोट्स है वो बाय कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।